वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर फर्स्ट लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में लेखांकन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। प्राप्ति भुगतान खाता कैसे बनाया जाता है ये इसके पहले मैंने आपको बताया। अब अगर आपको कुछ समायोजन दिए गए हैं, कुछ समायोजन से संबंधित कुछ मदें दी गई हैं और आपसे पूछा जाए कि इसको आप आय व्यय खाते में किस तरह से शो करेंगे। जिस चंदे से संबंधित अदत्त चंदा दे दिया, अग्रिम प्राप्त चंदा दे दिया, वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा दे दिया, तो हमारे सामने ये प्रॉब्लम होती है कि हम इनमें से कौन सी राशि को आय व्यय खाते में लिखें और कौन सी राशि को उसमें ना लिखें। तो इसी से संबंधित क्वेश्चन में अब आपको इस वीडियो में करवा रही हूँ। इसके लिए आप पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हमारा, निम्न सूचनाओं के आधार पर आप 2017 वर्ष के आय व्यय खाते में कितनी रकम आय पक्ष में लिखेंगे। ये जो कुछ मदें दी गई हैं हमको, ये चंदे से संबंधित हैं और हमको इसका कैलकुलेशन करके ये बताना है कि फाइनली आय व्यय खाते में हमें कितनी अमाउंट लिखना है। सबसे पहले देखिए, 2017 वर्ष का बना रहे हैं, मतलब जो चालू वर्ष है वो 2017 रहेगा। 2017 में आय व्यय खाते में दर्शाया गया चंदा, मतलब 2017 में उसको टोटल चंदे की राशि कितनी मिली है, 25,000। 2016 में प्राप्त अग्रिम चंदा, अग्रिम मतलब एडवांस, कब एडवांस मिला था ये, 2016 में। 2016 का जो एडवांस है वो हमको इसमें लेना है। फिर 2017 में 2018 का एक अग्रिम प्राप्त, मतलब 2018 से संबंधित अग्रिम चंदा भी इसको 2017 में प्राप्त हो गया है। इसके बाद दिया है आपको 2017 का अदत्त चंदा, ऐसा चंदा जो अभी दिया नहीं गया है, और वर्ष 2016 के लिए अदत्त चंदा। 2016 मतलब ये गत वर्ष से संबंधित है। तो ये जो मदें दी गई हैं इनके आधार पर आपको फाइनल कैलकुलेशन करके ये देखना है कि आय व्यय खाते में कितनी अमाउंट हमें लिखना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेंगे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर फाइनल अमाउंट जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम बनाते हैं। इसके लिए देखिए आप, ये कॉलम हमने प्रिपेयर करके रखे हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, ये कॉलम हो गए हमारे। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ सन लिख देंगे। 2017 के लिए बनाना है हमको ये 2017। इसके बाद जो चंदा संस्था को रिसीव्ड हुआ है, प्राप्त हुआ है, उसकी राशि क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि ये प्राप्त हुई है राशि। तो यहां लिख देंगे हम बाय कैश अकाउंट, 25,000। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में हमको दिया है कि 2016 में प्राप्त अग्रिम चंदा, 2016 का एडवांस 2016 में एडवांस मिला है। कोई चीज 2016 में एडवांस है, इसका मतलब ये है कि वो 2017 से संबंधित है। तो जब 2017 का हिसाब करेंगे तो उसको उसमें लिखना पड़ेगा। जैसे हमने बाय कैश 25,000 लिखा है, तो ये भी 2017 से संबंधित है 10,000, तो इसको भी हम क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। यहां लिख देंगे हम क्रेडिट में ही बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन। बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये मिला है 10,000, ये लिख दिया हमने। इसके बाद आगे चलते हैं हम कि 2017 में 2018 का अग्रिम चंदा प्राप्त हो गया। कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो एडवांस पेमेंट कर देते हैं, उन्होंने 18 से संबंधित जो अमाउंट था वो 17 में ही पे कर दिया। तो ये क्या है, संस्था की लायबिलिटी है, 1,000 रुपये जो उसको एडवांस मिल गए हैं। जो चालू वर्ष से संबंधित है वो तो हमने क्रेडिट में लिख दिया, तो जो चालू वर्ष से संबंधित नहीं है वो क्या होगा, इधर आ जाएगा डेबिट साइड में। यहां लिख देंगे हम डेबिट में टू एडवांस सब्सक्रिप्शन।
आप चाहें तो इसमें सन भी लिख सकते हैं 2018, ताकि हमें देखते से ही पता चल जाएगा कि ये सन 2018 से संबंधित है, इसलिए इसको डेबिट किया गया है। ये आ जाएगा 1000। इसके बाद फिर देखिए आप क्वेश्चन में 2017 का अदत्त चंदा। अदत्त चंदा मतलब जो अभी आना बाकी है, प्राप्त नहीं हुआ संस्था को, 2017 से संबंधित है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आगे सन लिख देंगे 2017 और इसका अमाउंट है 800 रुपये। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट समायोजन है हमारा 2016 के लिए अदत्त चंदा। हम तो बना रहे हैं 2017 का आय व्यय खाता। आय व्यय खाता, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आय व्यय खाते में सिर्फ चालू वर्ष से संबंधित मदों का ही लेखा हो, जो लास्ट ईयर है और जो नेक्स्ट ईयर है उससे संबंधित अगर कोई मद आपको दी भी गई है तो वो आपको कुल अमाउंट में से माइनस कर देना है। तो ये जो 1200 रुपये हैं ये क्या है, 2016 के हैं। 2016 के हैं, इट मीन्स ये यहाँ पर क्या होंगे, डेबिट हो जाएंगे। यहाँ लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और सन भी लिख देंगे इसमें हम 2016 और ये है अमाउंट 1200 रुपये। अब देखिए अपन किधर देखेंगे कि किधर की टोटल हमको ज़्यादा लग रही है, इधर ज़्यादा लग रही है 35,800 रुपये, है ना, और यहाँ हमारे पास सिर्फ 2200 रुपये। मतलब जो भी आएगा अमाउंट, बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये है बैलेंसिंग फिगर। BF का मतलब होता है बैलेंसिंग फिगर, जो माइनस करके निकाला गया है। सबसे पहले इधर की टोटल आ जाएगी हमारी 35,800, ये टोटल लगा दी हमने। अब टोटल लगाने के बाद उसमें से हम क्या करेंगे, 2200 रुपये को माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएंगे 33,600। फाइनली जो हमको आय व्यय खाते में लिखना है, ये आ जाएगी अमाउंट आपकी 33,600। ये फाइनली अमाउंट है हमारी काय की, जो हमें आय व्यय खाते में दर्शानी है, ये अमाउंट। ठीक है, 33,600 रुपये। तो सबसे पहले आपको ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए जो भी इसको रिसीव्ड हुआ, जो करंट ईयर से रिलेटेड रिसीव्ड हुआ है वो सब क्रेडिट में आ जाएगा, और जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है वो सब डेबिट में आ जाएगा। प्लस माइनस करने के बाद जो इसका डेबिट क्रेडिट बैलेंस रहेगा वो 33,600 रुपये, जो आपको आय व्यय खाते की क्रेडिट साइड में लिखना है बाय सब्सक्रिप्शन। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ये सब कर लिया है, बना लिया है, तो आप आय व्यय खाते में डायरेक्ट बाय सब्सक्रिप्शन करके 33,600 भी लिख सकते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आपको 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ये टोटल चैप्टर आपका 10 नंबर का है। 10 नंबर में आपको 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है और एक क्वेश्चन इसमें 5 नंबर का आता है। तो 2 नंबर में इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ये इस तरीके से करना है। तो ये तो था चंदे से संबंधित क्वेश्चन हमारा। अब मान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन दिया जा रहा है इस तरीके का कि मॉडल शिक्षण संस्था की निम्न सूचनाओं द्वारा 2017 के आय व्यय खाते में स्टेशनरी व्यय के संबंध में दिखाई जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। और ये नीचे डिटेल दिए कि स्टेशनरी का प्रारंभिक शेष 2000, स्टेशनरी के लिए भुगतान 28,000, स्टेशनरी के लिए बकाया लेनदार 6,000 और स्टेशनरी का अंतिम शेष 5,000। ये सारे कुछ आइटम हमको दिए हैं और इसने बोला है कि आप इसमें से कितनी राशि आय व्यय खाते में दिखाएंगे, कितनी राशि आप उसमें डेबिट करेंगे।
क्योंकि ये तो खर्च है, संस्था का खर्च है, मतलब इसको हमें कहाँ लिखना है, एक्सपेंडिचर में लिखना रहेगा। तो इसमें से कौन सी राशि आएगी, तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं स्टेशनरी के लिए। तो स्टेशनरी की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले जो स्टेशनरी के लिए पेमेंट किया गया है वो हम लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ आ जाएगा अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। स्टेशनरी के लिए दिया गया भुगतान 28,000 दिया है। 28,000 रुपए की जो स्टेशनरी है वो इसने खरीदी है। क्वेश्चन में देखिए इसके बाद, स्टेशनरी का प्रारंभिक शेष 28,000 की तो स्टेशनरी इसने खरीदी और 2,000 की स्टेशनरी इसके पास पहले से ही थी। जो पहले से थी स्टेशनरी तो उसको क्या करेंगे, हम इस स्टेशनरी में प्लस कर देंगे। यहां लिख देंगे ऐड ओपनिंग स्टॉक। ऐड ओपनिंग स्टॉक 2,000, ये प्लस कर दिया हमने। इसके बाद देखिए स्टेशनरी के लिए बकाया लेनदार 6,000 के हैं। बकाया लेनदार मतलब इनका भुगतान करना अभी बाकी है। तो इनका भुगतान करना अभी बाकी है, इसका मतलब कि इनसे स्टेशनरी खरीदी होगी तभी भुगतान करना है ना। तो ये भी राशि क्या होगी, इसमें प्लस हो जाएगी। एड में ही लिख देंगे हम क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। इसका अमाउंट है 6,000। अब इन तीनों को प्लस कर देंगे, ये हो जाएंगे 36,000 रुपए। इसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक है स्टेशनरी का वो माइनस कर देंगे। स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने से ये पता लगेगा कि टोटल 36,000 की स्टेशनरी थी और लास्ट में इतनी स्टेशनरी बची है, तो बाकी की स्टेशनरी कहाँ गई, खर्च हो गई, कंज्यूम हो गई। तो हमें निकालना यही था कि एक्चुअल में संस्था ने कितनी स्टेशनरी खर्च की है। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ये है 5,000, माइनस हो जाएंगे इसमें से, तो अमाउंट बचा 31,000। मतलब 31,000 की जो स्टेशनरी है वो कंज्यूम्ड हो गई, खर्च हो गई। यूज्ड भी लिख सकते हैं आप कंज्यूम्ड की जगह। यूज्ड मतलब संस्था के द्वारा इसका उपयोग किया गया। तो ये देखा आपने कि अगर चंदे से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है, जब 2 या 3 अदत्त चंदे दिए हैं, अग्रिम प्राप्त चंदे दिए हैं, तो आपको किस तरीके से उसका सॉल्यूशन करना है, किस तरह से फाइनल अमाउंट आपको आयव्यय खाते में लिखना है। और जब स्टेशनरी या और की भी किसी व्यय के संबंध में अगर कोई इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये इस तरीके से एक फाइनल अमाउंट निकाल के आयव्यय खाते की डेबिट साइड में लिखना है। चंदा है तो आप उसको क्रेडिट में लिखेंगे और अगर खर्च है तो आप उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। तो ये थे हमारे खर्च से और आय से संबंधित जो छोटे छोटे क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं वो। थैंक यू।